बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm going to start with a patient who is having stroke with paraplegia यानी कि वन साइडेड बॉडी वीकनेस के साथ प्रेजेंट की है। सबसे पहले तो नेम, एज, डाटा, सेक्स, ऑक्यूपेशन और ये चीज़ें ले लेनी है। टाइम एंड डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स और सिम्टम्स किस जगह पे शुरू हुए थे, रेस्ट में, एक्टिविटी में, ट्रॉमा के बाद, ये चीज़ें हमने हिस्ट्री में पूछ लेनी है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन के अंदर हमारे पास वीकनेस ऑफ बोथ लोअर लिम्स हो सकती है। ऑनसेट पूछना है, सडन है, ग्रेजुअल है। उसके बाद प्रोग्रेशन पूछनी है हमने कि स्टैटिक थी पहले, मतलब प्रोग्रेस कर रहा है उतना ही था जितना है, इंप्रूव कर रहा है या वर्सन कर रहा है। उसके अलावा दूसरे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे अल्टर्ड सेंसोरियम या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं है, साथ में फिट्स तो नहीं है, साथ में स्पीच प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, या बिल्कुल बोल नहीं सक रहे हैं, या बोल सक रहे हैं तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, विजुअल सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, हेमियनोपिया, डिप्लोपिया वगैरह। इसके अलावा हेडेक, वॉमिटिंग का पूछना है, ये हमें सजेस्ट करेगा कि हैमरेज हुआ था। इसके अलावा सेंसरी लॉस और पैरेस्थीसिया का पूछना है, ब्लैडर और बावल सिम्टम्स, इनकॉन्टिनेंस या रिटेंशन, ये चीजें पूछनी है हमने। एचओपीआई के अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रोक है कि नहीं है। अगर जो है सडन तो वो हो सकता है स्ट्रोक हो, अगर वो है स्टेप लेटर पैटर्न मतलब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है तो हो सकता है कि ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक्स हो, मल्टीपल हो और एट द एंड वो स्ट्रोक बन गया। अगर जो है ग्रेजुअल तो ग्रेजुअल का मतलब ये कि कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कोई डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज हो सकती है। प्रोग्रेसिव, यहाँ तो कोई प्रोग्रेशन नहीं हो रही, यहाँ फिर इंप्रूव हो रहा है तो इसका मतलब है इस्केमिक स्ट्रोक है। और अगर प्रोग्रेशन हो रही है मतलब सिम्टम्स जो है मजीद वर्स करें तो कोई हैमरेज या स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो सकता है। लेटरलिटी, यूनिलेटरल या बायलेटरल। यूनिलेटरल स्ट्रोक जो है वो अक्सर जो है वो यूनिलेटरल होता है, लेकिन अगर जो है वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का इन्फेक्ट है या फिर ब्रेन स्टेम के लिए है तो फिर जो है वो पैराप्लीजिया यानी कि बोथ लिम्ब वीकनेस आएगी। कॉर्टिकल साइंस जैसे कि एफेजिया, एपैरेक्सिया, निग्लेक्ट, ये सिम्टम जो है कॉर्टिकल स्ट्रोक को यानी कि कॉर्टेक्स इफेक्ट है। अगर ब्रेन स्टेम के साइन आते हैं लाइक क्रेनियल नोपाल्सी, क्रॉस हेमिप्लेजिया। क्रॉस हेमिप्लेजिया क्या है, जिस साइड से क्रेनियल नर्व्स जा रही हैं उसी ऑपोजिट साइड की बॉडी की वीकनेस आ रही है, इसको क्रॉस हेमिप्लेजिया कहते हैं। इसके अलावा हमने दूसरी कॉजेज को पैराप्लीजिया की रूल आउट करना है जिनके अंदर ट्रॉमा स्पाइन आता है। इसके अलावा फीवर या बैक पेन तो नहीं है, स्पाइनल इन्फेक्शन लाइक टीबी या एब्सेस को रूल आउट कर। प्रोग्रेसिव वीकनेस तो नहीं थी, प्रोग्रेसिव वीकनेस से क्या पता चलेगा, और साथ में सेंसरी लेवल, कॉर्ड कंप्रेशन तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है, ट्रांसमिलाइटिस तो नहीं है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कोई ऐसी। इसके बाद हमने कॉज को रूल आउट करना है कि स्ट्रोक क्यों हुआ है। स्ट्रोक का वेस्कुलर फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक पेशेंट को डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड डिस्लिपिडीमिया हो, स्मोकिंग अल्कोहल करता हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या ओबेसिटी हो। इसके अलावा कार्डिक हिस्ट्री हो सकती है कि उसको एफib, रूमेटिक हार्ट डिजीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज पहले प्रीवियस कार्डिक एपिसोड आई हुई हो। कोई पास्ट इवेंट अगर हुआ है लाइक कोई पहले प्रायर स्ट्रोक या ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है या ट्रॉमा की हिस्ट्री है वो लेनी है। ड्रग हिस्ट्री लेनी है, ड्रग हिस्ट्री के अंदर ओरल कंट्रासेप्टिव की हिस्ट्री लेनी है, एंटीकोएगुलेंट्स की हिस्ट्री लेनी है, या फिर कोकेन वगैरह चर्च इस तरह की हिस्ट्री लेनी है। फिर हमने कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रोक्स की हिस्ट्री लेनी है कि स्ट्रोक अगर जब हुआ तो उसके बाद जो है वो कंट्रैक्चर्स तो नहीं बन गए, मसल्स स्पैस्टिक तो नहीं हो गए, सेंसरी सिस्टम जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नमनेस, टिंगलिंग वगैरह तो नहीं हो रही, एफेजिया, डिस्फेजिया तो नहीं है, स्वेलिंग में मसला तो नहीं है, एस्पिरेशन निमोनिया के लिए, बावल ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, यूटीआई हो सकता है इस केस के अंदर, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन या इमोशनल लायबिलिटी तो नहीं है, बेड रिटर्न की कॉम्प्लिकेशन लेनी है अगर बहुत अरसे पहले स्ट्रोक हुआ है तो प्रेशर सोर्स, डीवीटी या फिर पुल्मोनरी एम्बोलिज्म का एपिसोड तो। इसके अलावा जो है वो पास्ट हिस्ट्री लेनी है, अगर हाइपरटेंशन है तो कब से है, डायबिटीज है तो कब से है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, अगर ये आ रही है तो फिर उसकी भी पूरी हिस्ट्री लेनी है। इस्केमिक हार्ट डिजीज तो नहीं थी पहले, वेल्वुलर हार्ट डिजीज तो नहीं थी, ये पहले हम पीछे भी पूछ चुके हैं। फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रोक है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ये सारी चीजें पूछनी है। इसके अलावा पर्सनल हिस्ट्री में क्या चीज, डाइट कैसी है, स्मोकिंग या अल्कोहल तो नहीं पीते, पहले बावल और ब्लैडर हैबिट्स कैसी हैं, स्लीप कैसी है, ओएसए तो नहीं है, इसके अलावा मोबिलिटी कैसी है। अब किन पॉइंट से हमने डिफरेंशिएट करना है स्ट्रोक को, सडन ऑनसेट है स्ट्रोक है, हेडेक वॉमिटिंग है तो हेमरेजिक स्ट्रोक है, स्टेप वाइज प्रोग्रेशन है तो मल्टीपल इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं या ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, बैक पेन और फीवर है तो इसके अंदर कोई स्पाइनल डिजीज है, सेंसरी लियन है तो इसका मतलब कॉर्ड का कोई मसला है, सीजर्स या कॉग्निटिव चेंजेस है तो कॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट है। अब ये दूसरा केस है कि जिसमें सीवीए हो चुका है लेकिन अब फिट्स हो रहे हैं, पोस्ट सीवीए फिट्स का केस है। इसमें भी हमने पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन वगैरह पूछ लेना है। स्ट्रोक का केस कब से है, वो इस्केमिक था, हेमरेजिक था, कब हुआ था, कितना डेफिसिट जो है वो प्रेजेंट है। सीजर्स की एपिसोड के बारे में पूछना है कि सीजर एपिसोड किस तरह की थी, जनरलाइज थी, टॉनिक क्लॉनिक फोकल थी कि फोकल विद जनरलाइज थी कि फोकल होके जनरलाइज हुई थी कि मायोक्लोनिक थी। टाइप ऑफ सीजर्स को हमने रूल आउट करना है, कितने एपिसोड आए, कितने ड्यूरेशन का है, कितनी रिकवरी हुई है। टाइम पूछना है हमने, रिलेशन अगर 2 हफ्ते से कम टाइम के अंदर जो है सीजर्स आ रहे हैं तो ये हेमरेज या एडिमा की वजह से हो सकते हैं। अगर 2 वीक से ज्यादा के बाद जो है वो हमारे पास आ रहे हैं सीजर्स तो इसका मतलब ये कि स्कारिंग हो गई है या वहाँ पे ग्लायोसिस हो गई। इसके अलावा और फीचर्स क्या हो सकते हैं फिट्स के, जो टिपिकल फीचर्स होते हैं, टंग बाइट, इनकॉन्टिनेंस, फॉल या फिर पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन, ये चीजें आएंगी फिट्स की हिस्ट्री के अंदर। इसके बाद हमने एचओपीआई पूछनी है। एचओपीआई के अंदर हमने देखना है कि ये सीजर जो है वो स्ट्रोक रिलेटेड थे भी कि नहीं। हमने पूछना है कि सीवीए कब हुआ था, सीजर्स कब शुरू हुए हैं। कॉर्टिकल स्ट्रोक्स के अंदर जो है जो कॉर्टेक्स को अफेक्ट करें, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, उनके साथ जो है वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रोक जो है वो ज्यादा होंगे। लोकलाइज करना है हमने स्ट्रोक को कि किस जगह का जो है वो स्ट्रोक था और कैसे जो है वो सीजर्स आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी को देखना है प्रोग्रेशन में। इसके अलावा अदर कॉजेज लाइक मेटाबॉलिक कॉजेज लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, उससे इंसुलिन की हिस्ट्री पूछ लेंगे, इंसुलिन ज्यादा तो नहीं ले ली थी, डाइट का पूछेंगे, हाइपोकैल्सीमिया, ये सारे जो है मोस्ट रूल आउट होंगे। ये हिस्ट्री के अंदर रूल आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये मेटाबॉलिक कॉजेज जो है वो टेस्ट के ऊपर ज्यादा रूल आउट होंगी। हेपेटिक एनजाइम मतलब पेशेंट डीसीएलडी का तो नहीं है, सीकेडी का तो नहीं है पेशेंट, एंड जिससे यूरीमिया का पता चलेगा। इसके अलावा कोई नई चोट तो नहीं लगी,
कोई सीएनएस इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, गर्दन अकड़ी तो नहीं रहती, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो नहीं है, ड्रग रिलेटेड तो नहीं है, उसको पहले ही जो है वो एपिलेप्सी की हिस्ट्री तो नहीं है। इसके अलावा हमने कॉजेज ऑफ स्ट्रोक को रूल आउट करने के, उसको हाइपरटेंशन, सेम वैसे ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज, एट्रियल फिब्रिलेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स। कॉम्प्लिकेशन के लिए देखना है हमने उसको, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई, सीजर्स बार-बार तो नहीं हो रहे, स्टेटस में तो नहीं जा रहा, उसका जो डेफिसिट है वो ज्यादा तो नहीं हो रहा, साइकोलॉजिकल में मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, कंफ्यूजन वगैरह देखना है। सिस्टेमिक के अंदर हमने देखना है कि एस्पिरेशन नमूनिया तो नहीं हो रहा, ट्रॉमा तो नहीं हो रहा फिट्स के दौरान, टंग इंजरी तो नहीं हो रही, स्ट्रोक रिलेटेड हमने देखना है कि उसको कंट्रैक्चर, प्रेशर सोर्स, यूटीआई एंड यूटी वगैरह तो नहीं हो रहा, प्रीवियस स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक की हिस्ट्री लेनी है, एपिलेप्सी की हिस्ट्री लेनी है, फिब्राइसिस अगर बचपन में अगर कभी हुए थे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज की लेनी है, सीएनएस इन्फेक्शन की हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद हमने उसको ड्रग हिस्ट्री पूछनी है कि उसको अगर तो स्ट्रोक हुआ था तो ये वाली ड्रग्स जो है उसको मोस्ट प्रोबेबली चल रही होंगी, एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट, एंटी हाइपरटेंसिव और स्टेटिन्स, और एंटी एपिलेप्टिक्स अगर स्टार्ट हो गई तो उनकी कंप्लायंस है, उनका तो साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा अल्कोहल या रिक्रिएशनल ड्रग यूज या फिर ओसीपीज इन वुमेन, वो भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री लेनी है हमने, एपिलेप्सी, स्ट्रोक की, हाइपरटेंशन, डायबिटीज की, पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लेनी है, सिस्टेमिक रिव्यू करना है हमने, बेड सोर्स, स्पेसिफिसिटी, ये सारी चीज़ें वगैरह हमने पूछ लेनी है। और इसको हमने हिस्ट्री पे कैसे करना है, कितना टाइम अर्ली और लेट, ये हमें पता होना चाहिए कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हुआ तो अर्ली है, 2 हफ्ते के बाद हुआ तो लेट है, इससे प्रोग्नोसिस का पता चलेगा। स्ट्रोक की टाइप और लोकेशन का है, कॉर्टिकल या हेमोरेजिक है, और उसके बाद हमने मेटाबॉलिक कॉजेस को रूल आउट करना है, कॉम्प्लिकेशंस को देखना है। Now going to start with cerebrovascular disease यानी कि stroke with hemiplegia यानी कि single sided body weakness। सबसे पहले तो हमने एग्जामिन करना है लोअर लिम या अपर लिम्स या दोनों को, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है। प्रेजेंट कैसे करना है, देयर इज डिफिकल्टी इन राइजिंग राइट लेग एंड राइट आर्म, मसल टोन इज डिक्रीज इन बोथ राइट अपर एंड लोअर लिम, both but normal in left limbs. Motor power is diminished, grade 0/5 in right upper and lower limb, but normal in left side. Deep tendon reflexes are exaggerated in right limbs, normal in left limb. There is ankle clonus on right side. Plantar response is extensor on left side and flexor on लेफ्ट साइड। प्लांटर्स जो हैं वो एक साइड पे अप गोइंग होंगे, एक साइड पे डाउन गोइंग होंगे, सिंपल जुबान में। सेंसरी फंक्शन इज नॉर्मल, देयर इज यूरिनरी कैथेटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस तरह से हमने केस को प्रेजेंट कर देना है। माय डायग्नोसिस इज राइट साइडेड हेमिप्लेजिया विद कार्डियो सेरेब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसके अलावा पेशेंट एग्जामिनर का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट एल्स डू यू वांट टू एग्जामिन? आई वांट टू एग्जामिन स्पीच एंड क्रेनियल नर्व, आल्सो ब्लड प्रेशर, हार्ट एंड नेक ब्रूई। इससे हमें क्या पता चलेगा, ब्लड प्रेशर मोस्ट कॉमन कॉज है हेमरेजिक स्ट्रोक की। अच्छा, इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक को हमने डिफरेंशिएट करने के लिए पूछना है, पेशेंट को जब स्ट्रोक हुआ था तो वो कोई काम कर रहा था या वो रेस्ट में था। रेस्टिंग के अंदर इस्केमिक स्ट्रोक होता है और काम करते हुए हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। व्हाट आगे, व्हाट डू यू लुक फॉर इन हार्ट? हार्ट में क्या देखेंगे, एरिथमिया, एफib या वैल्वुलर लीजन। व्हाट डू यू लुक फॉर इन नेक? नेक में कैरोटिड ब्रूई, जो कि डिपेंड कर सकता है कि थ्रोम्बस जो है वो कैरोटिड से डिसलॉज हुआ है सेरेब्रल में। और व्हाट इज द कॉज ऑफ सीवीडी इन दिस पेशेंट? क्या कॉज हो सकती है, हाइपरटेंशन की अगर हिस्ट्री है तो हाइपरटेंशन हो सकती है कॉज। इसके अलावा इसमें अगर हाइपरटेंशन होगी तो अनकॉन्शियसनेस, हेडेक वगैरह होगा। सेरिब्रल इंफाक्शन हो सकता है कॉमनेस्ट कॉज, और सेरिब्रल हेमरेज मोस्टली जो है वो इस्कीमिया होता है, लेस लाइकली जो है वो हेमरेज होता है। व्हाट इज लाइकली द साइट ऑफ लीजन इन योर केस? लाइकली साइड ऑफ लीजन जो है वो हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी के रीजन के अंदर हमारे पास इंफाक्ट होता है, लेंटिकुलोस्टेरॉइड ब्रांच में। व्हाट आर द डिजीजेस इंक्लूडेड इन सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज? सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज में सेरिब्रल हेमरेज, सेरिब्रल इंफाक्ट या थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल एम्बोलिज्म, सबरेक्नोइड हेमरेज आ जाता है, हाइपरटेंसिव एन्सेफलोपैथी, सेरिबेलर हेमरेज एंड सेरिबेलर इंफाक्शन, ये डिजीजेस आ जाएंगी सेरिब्रो। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट योर केस? वी विल फर्स्ट डू द सिटी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, then we will do CBC with ESR, blood sugar level to rule out hypoglycemia, blood urea and serum creatinine to rule out uremia, fasting lipid profile to confirm that it's due to hypertension or hypertensive encephalopathy, serum electrolytes to rule out any hyponatremia, hypocalcemia, chest X-ray PAView to rule out pulmonary embolism, ECG to rule out any cardiac cause which is AFib, any valvular lesion, Doppler study of extra and intracranial vessel to rule out where is the lesion, MRA, magnetic resonance angiogram या CT angiogram of cerebral vessels, same cause, echocardiography to rule out the cardiac causes and DSA of cerebral vessel, ये सारी चीजें हम कराएंगे। What is stroke? Stroke is sudden development of focal neurological deficit due to non-traumatic vascular cause lasting for more than 24 hours। 24 आवर से अगर कम में होगा, विद इन 24 आवर, तो ये ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक होकर पेशेंट कंप्लीटली रिकवर कर जाएगा। स्ट्रोक इन एवोल्यूशन, ग्रेजुअली जो है वो सिम्टम्स वर्स करेंगे, स्टेप वाइज पैटर्न में आएंगे ओवर आवर्स और डेज। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है वो 24 आवर्स से ज्यादा के लिए रहेगा।
कंप्लीट स्ट्रोक के अंदर हमारे पास कंप्लीट साइंस, क्लिनिकल साइंस, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की जो है परसिस्टेंट रहेंगे। इसके अलावा रिवर्सिबल इस्कीमिक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो कि हमारे पास 24 आवर्स से ज़्यादा रहेगा, लेकिन 3 वीक्स के अंदर जो है वो रिकवर कर जाएगा। फिर है पार्शियल नॉन प्रोग्रेसिव स्ट्रोक, ये वो स्ट्रोक है जो 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करेगा और पार्शियल या फिर मिनिमल रेसिडुअल डेफिसिट के साथ रिजॉल्व होगा। इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो रिकवर कर जाते हैं। अगर कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा तो वो हो जाएगा रिवर्सिबल इस्कीमिक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, और अगर वो जो है रिकवर नहीं करेगा, पार्शियल या फिर मिनिमल रेसिडुअल इफेक्ट रह जाएगा, तो हो जाएगा पार्शियल नॉन प्रोग्रेसिव स्ट्रोक। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सीवीडी, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज के फीचर्स क्या हैं और डिफरेंट साइड्स ऑफ ब्रेन पे क्या इफेक्ट्स आएंगे। अगर कॉर्टिकल है तो मोनोप्लेजिया होगा, यानी एक साइड इफेक्ट होगी। अगर जो है लीजन एक्सटेंसिव है तो कॉन्ट्रालेटरल भी इफेक्ट होगा। स्पीच डिस्टर्बेंस आएगी डोमिनेंट हेमिस्फीयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। फिट्स आएंगे, जैक्सोनियन, कन्वल्जन और हेडेक, ये हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास सेंसरी लॉस हो सकता है, लाइक एस्टीरियोग्नोसिस। अगर सब कॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट है तो मोनोप्लेजिया होगा, साथ में जो है वो कंट्रालेटरल हेमिप्लेजिया भी हो सकता है। स्पीच डिस्टर्बेंस होगी। इसके अलावा पोस्चर की सेंसिबिलिटी, टैक्टाइल लोकलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन इफेक्ट होंगी थैलेमोकॉर्टिकल ट्रैक्ट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अगर इंटरनल कैप्सूल होगा इन्वॉल्व तो कंट्रालेटरल हेमिप्लेजिया आएगा, ऑपोजिट साइड का आएगा। और इसके अलावा हेमी एनेस्थीसिया, क्योंकि सेंसरी फाइबर भी डैमेज होंगे, हेमी एनोपिया आएगा, होमोनिमस हेमी एनोपिया, विजुअल फाइबर डैमेज होने की वजह से। ग्लोबल एफेजिया आएगा। और इसके अलावा जो है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व की पाल्सी, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप आएगी। अगर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होगा तो वर्टाइगो, उस बंदे को चक्कर आएंगे, नोजिया वॉमिटिंग होगा। इसके अलावा क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया होगा, ब्रेन स्टेम सिंड्रोम होगा, प्यूपिलरी एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट आएंगी। इसके अलावा जो है हॉर्नर सिंड्रोम आ सकता है। अगर पॉन्स इन्वॉल्व हो गया तो डीप कोमा में जा सकता है पेशेंट, पिन पॉइंट प्यूपिल हाइपरपायरेक्सिया, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, डिसेब्रेट पॉस्चर हो जाएगा। मिड ब्रेन और मेडुला इन्वॉल्व है तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्वाड्रिप्लेजिया, काइन स्टॉप ब्रीदिंग वगैरह हो जाएगी और डिसेब्रेट हो जाएगी। अब सीवीडी की ट्रीटमेंट क्या है? सीवीडी की ट्रीटमेंट सीवीडी की ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास जो है वो जनरल मेयर लेते हैं, एनजी फीडिंग, बॉस्टर का रेगुलर चेंज, ब्लैडर बावल हैबिट्स और माउथ और आईज, ये सारी चीजें जो हैं ये रेगुलर क्लीनिंग में आएंगी। हाइजीनिक प्रैक्टिस होगी। रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया, सेरेब्रल एडिमा है तो डेक्सामेथासोन मैनिटोन लेंगे। अगर जो है सीटी स्कैन के ऊपर टाइप ऑफ स्ट्रोक पता चल गया, अगर तो इन्फेक्शन है तो एंटीप्लेटलेट और वेजोडाइलेटर्स वगैरह देंगे। एफिब है तो हेपरिन, एफिब है या नहीं है, हेपरिन देंगे फॉलोड बाय वारफरिन। सेरेब्रल हेमरेज है, तुम सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। सबएरेक्नॉइड हेमरेज है तब भी हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे बाय मोडिफिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके अलावा न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे अगर लार्ज हेमरेज है। और मॉर्बिडिटी और इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह देंगे। प्रोग्नोसिस क्या है सीवीडी का? प्रोग्नोसिस ये है कि मोर्टेलिटी रे हाई है, अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो मोर्टेलिटी रे हाई है। सेरेब्रल इंफाक्शन के केस में इमीडिएट प्रोग्नोसिस बेटर होता है, लेकिन डिपेंड करता है कितना डैमेज हो गया है। सेरेब्रल हेमरेज के अंदर प्रोग्नोसिस जो है, इमीडिएट प्रोग्नोसिस वर्स होता है, लेकिन 25% 2 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है, 10% की फर्स्ट मंथ के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। लेकिन प्रोग्नोसिस लॉन्ग रन के अंदर बेटर है, क्योंकि हेमाटोमा जब रिजॉल्व हो जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। 1/3 जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और 1/3 जो है वो डिसेबल हो जाते हैं। रिकरेंट सीवीए की कॉजेज क्या क्या हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम, वो चीजें जिसमें ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ी हुई है, लाइक प्रेगनेंसी, प्रोटीन सी एस डेफिशिएंसी, एपीएलएस, डीबीटी, इस तरह की चीजें जिनमें प्रोटीन ब्लड की जो है वो ब्लड की ब्लड जो थिक हुआ है। होमोसिस्टिन्यूरिया, एमिलोइडोसिस, प्रोटीन सी एस डेफिशिएंसी, एपीएलएस प्लस पॉलीसाइथीमिया, पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, वैगनस, टोकायासु। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हेमिप्लेजिक माइग्रेन, एपिलेप्सी, मेटॉर्ड्स पाल्सी, हिस्टेरिक हेमिप्लेजिया। कॉजेज क्या है सीवीडी की? सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस की इन यंग पेशेंट में एमएस की वजह से एफिब हो सकता है। इसके अलावा पेटेंट फंक्शनल ओवेल, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, एपीएलएस, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एसएलई, hematological diseases, sickle cell, polycythemia या inherited deficiency of protein C S and factor 5, vasculitis या Behçet disease, AV malformation, Barry aneurysm, subarachnoid hemorrhage या फिर कोई aneurysm, OCPs, preeclampsia, homocystinuria, syphilis, atherosclerosis, माइग्रेन वगैरह या फिर एम्फेटामिन या कोकेन। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? इन्हीं चीज़ों को, जो चीज़ें हमने सोची हैं उसके हिसाब से हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। CBCSR फॉर पोलीसाइथीमिया रूब्रा वैरा, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, एको की कार्डिक प्रॉब्लम तो ना हो, सीरम लिपिड प्रोफाइल के हाइपरलिपिडीमिया ना हो, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज के लिए एएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, पीएन का, सीएन का वगैरह, वेस्कुलाइटिस के लिए प्रोटीन सी, प्रोटीन एसिड डेफिशिएंसी के लिए सीरम में इनके लेवल करा लेंगे। इसके बाद हम जो है रिस्क फैक्टर क्या है स्ट्रोक के नॉन मॉडिफाइबल हैं और मॉडिफाइबल है। नॉन मॉडिफाइबल में एज, जेंडर, रेस, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, ये चीजें नहीं हो सकती मॉडिफाई। मॉडिफाइबल के अंदर क्या क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो सकता है, स्मोकिंग छोड़ी जा सकती है, ओबेसिटी लाइफस्टाइल से ठीक हो सकती है, हाइपरटेंशन गुड
hypertension control, diabetes, good diabetes control, heart diseases, good diabetes control, dyslipidemias, good control और exercise, OCPs, alcohol, ट्रांसलेट की प्रीवियस स्ट्रोक या TIA की प्रीवियस हिस्ट्री, कैरोटिड वेसल की एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके अलावा APLS, प्रोटीन C की डेफिशिएंसी, वेस्कुलाइटिस, होमोसिस्टेमियूरिया वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आती हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक क्यों हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली हाइपरटेंशन की वजह से, एवी मैलफॉर्मेशंस की वजह से, एनोरिज्म और एमाइलॉइड एंजियोपैथी के वेसल्स की कोई डिजीज हो गया, कवर्नस एंजियोमा, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी ले रहे, ब्लड पतला था फट गया, वेसल हाइपरकोएगुलेबल डिसऑर्डर, कोकेन, एम्फेटामिन, ब्लड वेसल या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें जो है वो हेमरेजिक स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं स्ट्रोक को? गुड डायबिटिक कंट्रोल, गुड हाइपरटेंसिव कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल को छोड़ देंगे, एक्सरसाइज को रेगुलर करेंगे, स्ट्रेस एंजाइटी को अवॉइड करेंगे, एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस को अच्छे से लेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्टैटिन्स लेंगे, एफिब को कंट्रोल करेंगे अगर जो है वो यंग पेशेंट है। ब्रेन स्टेम सिंड्रोम क्या है? ब्रेन स्टेम सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले आ जाता है वेबर सिंड्रोम। वेबर सिंड्रोम के अंदर हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व की इप्सिलेटरल पाल्सी होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप। इसके अंदर हमारे पास पेशेंट की गेज जो है वो अपवर्ड हो जाती है। फिर है मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम, ये सिक्स क्रेनियल नर्व की पाल्सी है। इसके अंदर जो है हमारे पास क्रॉस हेमीप्लेजिया आएगा और लीजन जो है वो पॉइंट्स के लेवल पे होगी। सिक्स नर्व लीजन से जो है वो आई मीडियली मूव करे, आई बॉल जो है वो मीडियली मूव किया हुआ होगा। फिर इसके बाद हमारे पास लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, मेडुला के लेटरल साइड के ऊपर हमारे पास जो नर्व होती है वो नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टाइगो और डिप्लोपिया वगैरह कॉज होगा। ट्राइजेमिनल नर्व की लीजन होगी, हॉर्नर सिंड्रोम यानी कि 9th और 10th नर्व की लीजन होगी और 6th नर्व की लीजन होगी। इन चीजों से डिफरेंट जो है वो सिम्टम आएंगे। कॉन्ट्रालेटरल होगी तो और सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कोमा और अनकॉन्शियसनेस? AEIOU एंड डैम। AEIOU डैम। A for apoplexy, apoplexy मतलब cerebral hemorrhage या subarachnoid hemorrhage. E for epilepsy, I for infection encephalitis, meningitis, cerebral malaria, severe septicemia, opium. O for U for uremia. D for diabetes mellitus. A for alcohol, M for metabolic, H for hypoglycemia. AEIOU, apoplexy, epilepsy, infection, opium poisoning, uremia, diabetes, अल्कोहल, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, इस तरह की चीजें ये हैं कॉजेज ऑफ कोमा और अनकॉन्शियसनेस। सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू रोल ऑफ थ्री फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के अंदर सबसे पहले तीन साइन हैं डिटरमिन के, फेस ट्रूप, आर्म ट्रूप, स्पीच डिफिकल्टी। टाइम इंपॉर्टेंट है, फॉरन इमरजेंसी लेके जाएंगे। 3 आर जो है वो गोल्डन आर हैं। पहले तो फर्स्ट आर गोल्डन आर है, 3 आर के अंदर आ गया तो TPA लगेगा इन केस ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक। अब जो है वो 4.5 आर तक हो गया, यहाँ पर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी हो जाएगी 24 आर के अंदर अंदर। अर्लियर जितना अर्ली आएंगे उतना बेटर आउटकम। ये इस्कीमिक स्ट्रोक के केस में 3 जो है वो दिन हमने ख्याल रखना है कि पेशेंट कोमा में चला जाएगा, नहीं तो 3 इफ एट 3 पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट या तो कोमा में चला जाएगा, कोई वॉलंटरी मूवमेंट ना हो, एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस हो तो प्रोग्नोसिस पुअर है। इसके बाद हमारे पास 3 जो है वो प्रिवेंशन के लेवल हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे, पहले एपिसोड ऑफ स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, लाइफस्टाइल, इनको प्रिवेंट करेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे। सेकेंडरी के लिए एंटीप्लेटलेट्स, एंटीकोएगुलेंट्स देंगे, स्टैटिन्स देंगे। उसके अलावा टर्शरी के लिए हमने जो है रिहैब करना है, डीवीटी के लिए डीवीटी या एस्पायरेशन प्रिवेंशन करना है और बेड सोर्स की प्रिवेंशन करनी है। रिकरेंट स्ट्रोक के लिए एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी देंगे। एंटीप्लेटलेट 3, पहले अगर फर्स्ट टाइम स्ट्रोक हुआ तो 3 हफ्ते के लिए, अगर सेकंड टाइम रिकरेंट स्ट्रोक हुआ तो 3 महीने के लिए देंगे हम एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल वगैरह। एंटीकोएगुलेशन देंगे। रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लिपिड, स्मोकिंग को। और डिफरेंट तरह के, अगर पेशेंट जो है वो यंग है और उसके अंदर जो है वो पेटेंट फोरामेन ओवेल की वजह से हो रहा है ये CVA, तो फिर उसका PFA क्लोजर करेंगे। सो क्या रूल ऑफ 3 है? रूल ऑफ 3 ये है कि 3 साइंस हैं इसकी रिकॉग्निशन के लिए, 3 आर का ट्रीटमेंट विंडो है, 3 दिन का प्रोग्नोसिस रूल है, 3 लेवल है प्रिवेंशन के और 3 पिलर है रिकरेंट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के।